Hello, dear students, how are you? I hope you are doing very well at your home in this course of COVID 19. Dear students, today I am here with the explanation and translation of the chapter Glimpses of India. Dear students, the part first of this chapter is A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. So, it is an account of Portuguese life and the baker of Goa in the time of Portuguese days. So let's start. This is part first. This is a pen portrait of traditional Goan village baker who still has an important place in this society. यह एक जो गोवा के गांव में जो बेकर हुआ करते थे, बेकर मतलब होता है बेटा हु बेक्स ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड पकाते थे उन्हें बेकर कहा जाता था गोवा में। गोवा के गांव में जो पारंपरिक तौर पर बेकर जिन्हें वहाँ पर पेदर बोला जाता था, उनका एक पेन पोर्ट्रेट है, मतलब उनका एक चरित्र चित्रण है, उनका एक अकाउंट है इस पार्ट फर्स्ट में, जो आज भी गोवा की सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, एक इम्पोर्टेंट स्थान वहाँ की सोसाइटी में आज भी है इन लोगों का। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दीज वर्ड मीनिंग्स। रेमिनिसिंग, रेमिनिस मतलब होता है टू रिमेंबर या मेमोराइज और थिंक अबाउट द हैप्पी टाइम ऑफ द पास्ट, यानी कि आप अपने पुराने समय के बारे में उसको याद करना। नोस्टैल्जिया एक वर्ड होता है, ये उसी से बना है, नोस्टैल्जिकली मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, और इस टाइप की फीलिंग हो जो आपको होम सिक फील कराएं, वो सब नोस्टैल्जिया कहलाता है। तो इन वर्ड मीनिंग को आप ध्यान से देख लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। आवर एल्डर्स आर ऑफन heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो कहता है कि राइटर बोलता है कि हमारे पूर्वजों को प्राय सुना जाता है कि वो पुराने पुर्तगाली जो अच्छे दिन थे उनको बड़े ही नोस्टैल्जिकली मतलब समझिए कि यहाँ पर उनको याद करना, पुराने दिनों को याद करना, शौक़ के साथ उनको याद करना, उनको फील करके याद करना। वो उनको फील करके, महसूस करके याद करते हैं। और किन किन चीज़ों को? पुर्तगालियों को, और उनकी जो फेमस लोव्स थे, ब्रेड की जो रोटियां हुआ करती थी, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है पाव रोटियां, उनको याद करते हुए आज भी वो लोग, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं? खुश होते हैं उनको याद करके। वो मतलब होम सिक फील करते हैं होम सिक जैसा भावुक हो उठते हैं वो। Those eaters of loaves might have vanished, vanished का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एक्सटिंक्ट कह सकते हैं, विलुप्त हो जाना। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, कहता है कि यद्यपि पाव रोटियों को, उन लोव्स ऑफ ब्रेड्स को बनाने वाले, जो खाने वाले ख़त्म हो चुके हैं, शायद लुप्त हो चुके हैं, किंतु उनको बनाने वाले अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। कह रहा है कि हमारे बीच में वहाँ पर, यानी कि गोवन जो सोसाइटी है, वहाँ पर आज भी मिश्रण तैयार करने वाले, यानी कि ब्रेड बनाने के लिए जो मिक्सचर तैयार किया जाता है उसको तैयार करने वाले, जिन्हें मिक्सचर्स कहा जाता था, वो लोग। मोल्डर्स यानी कि उनको सांचे में ढालने वाले, उनको शेप देने वाले। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और पकाने वाले, वो आज भी उन लोगों के बीच में, गोवन
जो लोग हैं, हम लोग, यानी कि राइटर वहाँ का पुर्तगीज़ है, तो वो कह रहा है कि हम लोगों के बीच में आज भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेस का मतलब होता है बेटा भट्टी, जहाँ पर पकाया जाता है ना, बेकर जहाँ पर लौज को पकाता है, वहाँ पर स्टिल एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि एक युग पुरानी, यानी कि एज ओल्ड मतलब युगों पुरानी, समय की कसौटी पर पूरी उतरने वाली ये भट्टियाँ अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, टाइम टेस्टेड मतलब समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली, यानी कि अपने आप को ये शो करने वाली जो एजेस पुरानी हैं, आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाना। ठीक है, आग का बुझना। कह रहा है कि आज भी उन भट्टियों की अग्नि शांत नहीं हुई है, यानी कि आज भी उनमें अग्नि जलती है, वहाँ पर बेकिंग का कार्य होता है, वहाँ पर ब्रेड बेक की जाती है आज भी। द थर्ड, थर्ड बेटा एक साउंड होता है किसी चीज़ को गिरने का, लाठी से मारने का ज़मीन पर। थर्ड जो साउंड है एक साउंड है। जिंगल, ये भी एक बजने जैसा साउंड होता है, जिंगल बेल का जो साउंड होता है वैसे ही झंकार की एक आवाज़। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, बैम्बू मतलब वहाँ पे बांस की वो लकड़ियाँ रखते थे अपने साथ, जिस पर वो अपनी टोकरी को प्लेस करते थे। तो कह रहा है कि उनके बैम्बू के जो बैम्बू यानी उस लकड़ी का जो धड़ाम का आवाज़ था, थड़ की जो आवाज़ थी वो, और जिंगलिंग साउंड जो झंकारने की आवाज़ थी, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि आज भी वहाँ पर क्या होता है, आज भी वहाँ पर जो बैम्बू, जो ये लोग आते थे बेकर, ये अपने साथ एक बैम्बू की लकड़ी रखते थे, उनको ऐसे ज़मीन पर मार कर चलते थे, और उससे थड़ की का साउंड होता था, तो उनका साउंड और झिंगलिंग यानी झंकारने की आवाज़ सुनी जा सकती है, जो किस चीज़ का सूचक होता था, सुबह सुबह एक बेकर के आने का सूचक होता था। उससे हमें पता चलता था कि बेकर यानी कि बेचने वाला आ गया है, ब्रेड बेचने वाला। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज, आज भी कुछ स्थानों पर इस आवाज़ को सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है कि पिता अब जीवित नहीं रहे हों, किंतु पुत्र अभी भी परिवार के इस प्रोफेशन को, इस व्यवसाय को चलाए हुए हैं, इसको कैरी कर रहे हैं वो अभी भी। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पेदर, पेदर के नाम से इनको बुलाया जाता है इन गोवा। गोवा में इन बेकर्स को आज भी पेदर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। गोवा में हमारे बचपन के दौरान ये जो बेकर थे हमारे मित्र, हमारे कंपेनियन यानी कि साथी, और गाइड, गाइड का मतलब होता है जो हमें राह दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। ये जो बेकर थे ना, ये जो क्या करते थे हमारे लिए, फ्रेंड का काम भी, कंपेनियन का और गाइड का भी। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वो कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है निकलना किसी यात्रा के लिए। इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, पहली बार वो तब आते थे जब सुबह सुबह वो अपना सामान बेचने के लिए निकला करते थे। एंड देन अगेन, और दोबारा से तब, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दोबारा कब आते थे, जब वो वापस लौटते थे अपना सारा सामान खाली करने के बाद, अपनी सारी ब्रेड्स बेचने के बाद, वापसी के समय में। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। कह रहा है कि जो उनके बांस के गिरने की आवाज़, थर्ड साउंड, और उनके झिंगलिंग यानी झंकारने की आवाज़ बहुत मीठी होती थी, जो हमें नींद से जगा देती थी,
और हम जग करके रैन टू मीट, दौड़ा करते थे, वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम दौड़ करके उसे मिलने जाया करते थे बेकर से, और उसको ग्रीट करते थे, यानी कि उसका अभिवादन करते थे, स्वागत करते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या ऐसा ब्रेड के टुकड़े के प्रेम की वजह से था? क्या मतलब ब्रेड का टुकड़ा हमें इतना प्यारा था इस वजह से हुआ करता था क्या ऐसा? नॉट एट ऑल, नहीं, कतई नहीं। द लॉज वर बोट बाई सम पेस्काइन और बेस्टाइन ऑफ द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। कह रहा है कि ब्रेड के टुकड़े थे, जो लॉज यानी कि जो लॉज कह सकते हैं जिनको, ब्रेड सी समझो एक प्रकार से, उनको तो घर की जो मेड होती थी या सर्वेंट होते थे, मेड सर्वेंट, जो पास्काइन या बेस्टाइन, ये उनके सरनेम हैं, ये लोग, ये औरतें होती थी, ये लोग खरीदा करती थी, मतलब इनका काम होता था लॉज या ब्रेड्स खरीदना। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। कह रहा है कि हम, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, ठीक है ना। हम किस चीज़ के लिए तरसा करते थे, हमारी किस चीज़ के लिए इच्छा हुआ करती थी? वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पर बैंगल के आकार में ब्रेड को पकाना, बीच में से वो खाली होगा, चारों तरफ से गोल गोल राउंड बैंगल जैसा शेप होगा, वो बच्चों के लिए ऐसी ब्रेड बनाई जाती थी। विच वी चूज़ केयरफुली, हम क्या करते थे, जो बैंगल की शेप में जो ब्रेड बनी होती थी उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक, जो हमारे लिए बच्चों के लिए ही होती थी, उनको, उनकी हमें लालसा होती थी, और उनको हिंदी में बोलते हैं पाव गजरे कह सकते हैं, एक प्रकार से बैंगल के शेप में हुआ करते थे ब्रेड, जिन्हें हम ध्यानपूर्वक से चूज़ किया करते थे कि मैं ये वाली लूँगा या वो वाली लूँगा, ये चूज़ करते थे हम। अपने बचपन के टाइम की बता रहा है राइटर। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बेम्बू स्टाफ। बेम्बू स्टाफ, स्टाफ का मतलब यहाँ पे लकड़ी है, बेम्बू मतलब बांस की लकड़ी, ठीक है ना, बेम्बू स्टाफ। कहता है कि जो बेकर था उस दृश्य पर, उस सीन पर अपना म्यूजिकल संगीतमय एंट्री यानी कि प्रवेश विशेष रूप से बनाई गई अपनी जो बांस की जो लकड़ी थी उसकी झंग झंग जैसी आवाज़ के साथ किया करता था, यानी कि उसकी एंट्री किसके साथ होती थी, जैसे वो आता था स्ट्रीट में तो झंग झंग करता हुआ अपनी बांस की लकड़ी को बजाता हुआ आता था। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ उसका बांस की टोकरी को पकड़े हुए होता था जो उनके सर पर होती थी ना, जिसमें लॉज ऑफ ब्रेड रखे होते थे, और दूसरे हाथ से वो बांस को पकड़े हुए होता था जिसको वो जोर से ग्राउंड पर बैंग करता था, बजाया करता था, धड़ाम धड़ाम से दे के मारता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। वो क्या करता था, आते ही घर की जो औरतें होती हैं, गृहिणी जो होती हैं, उनको सुबह सुबह उनका अभिवादन करता था, उनको गुड मॉर्निंग विश करता था, और तब एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और उसके बाद अपना जो ब्रेड का जो टोकरी होती थी उनकी बास्केट, उसको वर्टिकल अवस्था में, मतलब वर्टिकली बैम्बू जो हैं उनको खड़े करके, जैसे मान लो बैम्बूज हैं, इनको खड़े कर दिए और इनके ऊपर वो अपनी टोकरी रख दिया करता था, ठीक है। इसमें ब्रेड होते थे सभी, ठीक है, तो वर्टिकली बैम्बूज पर अपनी टोकरी वो रख दिया करता था। विकेट्स वुड बी पुस्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, माइल्ड मतलब हल्का, तो माइल्ड रिब्यूक का मतलब हुआ हल्की सी डांट। हम बच्चों को, पुस्ट असाइड मतलब एक तरफ धकेल देना, हम बच्चों को एक हल्की सी डांट मार करके एक तरफ कर दिया जाता था। एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लॉज थे यानी कि ब्रेड, वो जो सर्वेंट यानी कि जो घर के नौकर हुआ करते थे उनको डिलीवर कर दिया जाता था, उनको सौंप दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, मगर हम इसी चीज़ से मान नहीं जाया करते थे, यानी कि हम अपनी मतलब हार नहीं मान लिया करते थे, हम अभी भी हम क्या करते थे, वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट।
बेंच पर खड़े होते थे या जो दीवार होती है घर की चार दीवारी उस पर। एंड पीप इंटू का मतलब होता है बेटा झांकना, किसी में झांक कर देखना, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है जिसे हम बोलते हैं PEE पीक, PEE, उसका मतलब भी बेटा झांकना ही होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो PEE पीक, ठीक है। ये पीप का मतलब होता है। हम क्या करते थे, बेंचों पे खड़े होकर या चार दीवारी पे खड़े होकर, पैरापेट जो होती है ना घर की, या बेंचेस पे खड़े होकर के उस टोकरी को, बास्केट में पीप इंटू किया करते थे किसी भी तरह, समहाउ मतलब किसी भी तरह झांक करके देखा करते थे उसमें। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव्स, मैं आज भी उस टिपिकल गंध को, यानी कि जो स्मेल आती थी उन लौज के टुकड़ों की, एक मीठी सुगंध, उसको अच्छे से आज भी याद कर सकता हूँ। आज भी मुझे वो बिल्कुल याद है। लौज फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो बड़े लौज यानी कि ब्रेड जो थे वो बड़े लोगों के लिए हुआ करते थे, और छोटे बच्चों को क्या मिलती थी, छोटी छोटी ब्रेड की चूड़ियाँ। देन वी डिड नॉट क्यू इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, तब हमें कोई परवाह नहीं होती थी कि अपने दांतों को ब्रश करने की या मुंह को ठीक से साफ करने की, धोने की, हमें कोई परवाह नहीं होती थी। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों होनी चाहिए थी, who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, कह रहा है कि टूथब्रश के लिए आम के पत्ते को तोड़ने का कौन रिस्क लेगा, कौन इस कष्ट को उठाएगा। मतलब क्या है कि वहाँ पर जो अपने जैसे क्या होता है बेटा, टूथब्रश के रूप में गांव में नीम की दातुन तोड़ी जाती है या फिर बबूल की। ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मैंगो ट्री होते हैं तो उनके मैंगो ट्री के जो पत्ते हैं, मैंगो लीव्स, उनको तोड़ करके मुंह साफ़ कर लेते हैं, उनको चबा लेते हैं, उससे मुंह साफ़ हो जाता है। तो कह रहा है कि कौन आम पे चढ़ेगा और कौन रिस्क लेगा, यानी कि वो अपने आलस्य को दर्शा रहा है। उनका तो मेन ध्यान फोकस किधर होता था बच्चों का, सिर्फ कि कब आएगा बेकर और हम कब हमें बेंगल्स मिलेंगे, ठीक है ना। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत भी क्या क्या थी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड दिस हिज टीथ, आखिर जो एक टाइगर होता है वो भी तो कभी अपने दांतों को साफ नहीं करता है, कभी ब्रश नहीं करता है। हो टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कह रहा है कि आखिर गर्म चाय का जो प्याला होता है वो हर चीज़ को कितनी अच्छी तरह से धो सकता है, साफ़ कर सकता है। मतलब जब वो क्या करते थे, चाय पीते थे तो सब साफ़ हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमें चाय मिलती थी, उसके साथ हम बेंगल्स, जो ब्रेड बेंगल्स हैं उनको खाते थे, तो सब साफ़ हो जाता था। यानी ब्रश करने की कोई परवाह नहीं थी हम लोगों को। राइटर ऐसा बोल रहा है बेटा। इसके बाद एक लास्ट पेज और है, अब देखो, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कह रहा है कि मैरिज जो पार्टियाँ हुआ करती थी, मैरिज में गिफ्ट के तौर पर, यानी कि मैरिज शादियों में एक मीठी पाव रोटी बनाई जाती थी जिसे क्या बोला जाता था, BOL, बॉल। ये शादियों में ज़रूर बनती थी, यानी कि शादियों की पार्टियाँ इस बॉल के बिना फीकी थी, मीनिंगलेस थी, यानी कि अर्थहीन थी, कोई काम की नहीं। अगर बॉल नहीं बनाई गई शादियों में तो मैरिजेज वर मीनिंगलेस, ठीक है। इनके बिना उन शादियों का जो पार्टी होती है, उनका जो फीस्ट का मतलब होता है दावत, उनका चार्म, लूज मतलब ख़त्म, खो देना, उनका चार्म, उनका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता था, यानी कोई अट्रैक्शन नहीं माना जाता था यदि बॉल नहीं बनाई गई तो, ठीक है ना। तो मैरिज गिफ्ट के तौर पर क्या बनाते थे वो, BOL, ही याद रखना। नोट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। कह रहा है कि इस बात को व्यक्त करने के लिए एक गांव के लिए एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, पर्याप्त तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता था एक बेकर का रोल एक गांव में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। कह रहा है कि गांव की जो लेडी है
सॉरी, घर की जो लेडी होती है, जो गृहिणी होती है, वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट के अवसर पर क्या करती थी, सैंडविचेस जरूर बनाया करती थी। ठीक है, मीन्स वहाँ पर जब एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो तो क्या बनती थी, सैंडविच। शादी में गिफ्ट के तौर पर क्या बनती थी, बॉल। गिफ्ट का मतलब ये है कि शादी में जैसे शादी के बाद लड्डू वगैरह बांटे जाते हैं ना, जो जिसको अपने गांव में पत्तल बोलते हैं कि पत्तल आई है वहाँ से, वही गिफ्ट उसके तौर पर वहाँ पर क्या बनते थे, BOL, बॉल। केक्स एंड बॉलिनाज। बॉलिनाज ये केक जैसे ही कुछ अलग टाइप के मीठे केक हैं। केक्स एंड बॉलिनाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। कह रहा है कि वहाँ पर जो क्रिसमस या कोई दूसरे त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, उन पर केक या फिर बोलिना जरूरी रूप से बनाने होते थे। ये चीज़ें जरूर बनती थी वहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे ओकेजन पर। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस प्रकार से क्या बोलता है कि गांव में बेकर की भट्टी का होना अत्यंत आवश्यक होता था वहाँ पर। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेकुलियर। पेकुलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज या अनयूजुअल। ठीक है, ड्रेस नोन एज कबाई। ये बेटा ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएंगे MCQs में कि जो बेकर होता था या ब्रेड्स को बेचने वाला जो व्यक्ति होता था, जिसे वहाँ पर नानबाई बोलते थे, उनकी एक विशेष ड्रेस होती थी, विशेष पोशाक हुआ करती थी, जिसे कबाई कहा जाता था, KABAI। ये कैसी होती थी वो देखिए। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक लंबा सिंगल पीस का बना, मतलब बिना जोड़ वाला, जिसमें कोई जॉइंट नहीं होता था, सिंगल पीस का बना एक ऐसा कपड़ा होता था जो घुटनों से नीचे तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। कह रहा है कि हम अपने बचपन में इन बेकर्स को एक कमीज और एक पतलून, यानी कि ये जो पैंट होती है जिसे पतलून कहा जाता है, वो पहने देखा करते थे, जो पूरी लंबाई वाली जो पैंट होती है उससे थोड़े छोटे होते थे और निक्कर से लंबे होते थे। ठीक है ना, इस टाइप की ड्रेस पहने हुए ये देखा करते थे। किनको, बेकर्स को वहाँ पर क्या बोलते थे, PADER, पेदर। ठीक है, इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेदर, PADER। कह रहा है कि आज भी जो कोई इस प्रकार की ड्रेस पहने हुए होता है, यानी कि घुटनों से थोड़ी नीचे तक पहुंचने वाली निक्कर को पहन रखा है किसी ने, तो उसको पेदर की जैसी पोशाक से तुलना किया जाता है, यानी कि उस पर क्या कमेंट किया जाता है कि इसने पेदर जैसी ड्रेस पहनी हुई है, यानी कि उसका कंपैरिजन पेदर की ड्रेस से किया जाता है आज भी। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो पेदर होते थे, बेचने वाले बेकर, वो अपना पैसा कब वसूलते थे लोगों से, अपने ग्राहकों को वो डेली जाकर के ब्रेड सप्लाई करते थे, बट अपना जो वो बिल कलेक्ट करते थे, पैसे जो कलेक्ट करते थे, वो कब करते थे, मंथ के लास्ट डे में, एट द एंड ऑफ द मंथ। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर थे वो प्राय महीने के अंत में अपने बिलों की वसूली किया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और वो देखो, जिस भी घर में बेचते थे उन्हीं के घर के सामने दीवारों पर वो अकाउंट मेंटेन कर देते थे पेंसिल से, उनका पूरा हिसाब ऐड करते रहते थे, पर डे की इतनी रोटी और इतने पैसे, तो वहीं पर वो हिसाब करते जाते थे। जब मंथली बिल कलेक्ट करने जाते थे तो उसी अकाउंट को जो वहाँ पर लिखा होता था दीवार पर, उसको कैलकुलेट करके वो पैसे कलेक्ट कर लिया करते थे। मीन्स मंथली रिकॉर्ड कहाँ पर होता था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वॉल पर, इन पेंसिल से लिखा हुआ। ठीक है, किसी वॉल पर, किसी दीवार पर लिख दिया जाता था ये अकाउंट और पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। निश्चित तौर पर सच में ही पुराने दिनों में ये बेकिंग का धंधा था जो ये सचमुच लाभकारी हुआ करता था।
प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था ये पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा मरना। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस। प्रोस्परस मतलब समृद्ध। कह रहा है कि बेकर और उसके नौकर चाकर और उसका परिवार हमेशा खुश और समृद्ध दिखता था। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प मतलब होता है गोल मटोल, फैट, सॉफ्ट एंड राउंड इन शेप, उसे बोलते हैं प्लम्प, ठीक है। देयर प्लम्प फिजिक, फिजिक का मतलब होता है शारीरिक बनावट, जिसे कह सकते हैं शेप ऑफ बॉडी। वाज एन ओपन टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है एविडेंस या प्रूफ, ठीक है। बेटा ये लिख लिया करो मीनिंग जो भी मैं बोलता हूँ, इसका मतलब होता है टेस्टिमनी। वैसे मैंने लिखवाया भी है ये, मैं आपको जो नोट सेंड करूँगा उसमें मिल भी जाएगा। प्रूफ टू दिस ई कह रहा है कि उनकी समृद्धि का प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है कि भाई जो बेकर होते थे वो खुश होते थे, वो समृद्ध होते थे। ये कैसे पता चलता है, इसका प्रूफ क्या है? देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। कह रहा है कि उनका जो मोटा गोल मटोल शरीर था ना, बनावट जो थी उनकी गोल मटोल, वो इस चीज़ का प्रमाण है कि वो खुश रहते थे हमेशा। क्योंकि अगर पैसे वाला लोग पैसे अच्छे से मिलेंगे, कमाई ठीक होगी और खुशी मिलेगी तो वो आदमी गोल मटोल हो जाएगा, अदरवाइज कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए वो गोल मटोल होते थे, प्लम्प फिजिक के साथ हुआ करते थे। इससे पता चलता है कि दे वर हैप्पी। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजीली कंपेयर टू ए बेकर। कह रहा है कि आज भी कोई व्यक्ति जो जिसका शारीरिक जो बनावट है वो जैक फ्रूट जैसी है। जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, गोल मटोल होती है। जैक फ्रूट मतलब प्लम्प फिजिक वाला। यदि कोई व्यक्ति कटहल के जैसे शरीर रखता है, उसका शरीर यदि कटहल जो होता है उसकी तरह गोल मटोल है, तो हम उसका कंपैरिजन एक बेकर की बॉडी से कर सकते हैं। बेकर के शरीर से हम इजीली कह सकते हैं कि वो आदमी नान बाई जैसा दिखता है, यानी कि बेकर जैसा दिखता है। उसकी तुलना आसानी से हम एक बेकर के साथ कर सकते हैं। तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच।